इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। ओवैसी ने संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। बीजेपी सांसदों ने ओवैसी के नारे का जमकर विरोध किया है। संसद में शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा उन्होंने लगाया। बीजेपी सांसदों ने ओवैसी के नारे का जमकर विरोध किया। जय हिंद तो नहीं बोला ओवैसी ने, लेकिन जय फिलिस्तीन जरूर बोल गए। शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हुए नजर आए ओवैसी। शपथ ग्रहण के दौरान का ये वीडियो, शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा ओवैसी की तरफ से लगाया गया। शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाते ओवैसी नजर आए। क्या कुछ कहा सुनाते हैं। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो सुना आपने ओवैसी को। उन्होंने संसद में जब शपथ ग्रहण किया तो जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हुए नजर आए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, जय हिंद तो नहीं बोल पाए ओवैसी, लेकिन जय फिलिस्तीन जरूर कह दिया। और जब अब सियासी अखाड़े में इसको लेकर के हंगामा होगा तो फिर ओवैसी कहेंगे कि लीजिए हर बात पे राजनीति होती है। बिल्कुल, और इसी के लिए जो शोभा करांडेल हैं उन्होंने इसको लेकर शिकायत दर्ज की है। स्पीकर ऑफिस में एक चिट्ठी भेजी है और उस चिट्ठी में ये कंप्लेंट लिखी है कि ओवैसी को पहले उनकी पूरी, जैसा आपने अभी दिखाया, ये कहा गया, उसका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बिना किसी स्लोगन के उनको शपथ लेनी होगी। ये देश की संसद है और यहाँ पर बिना किसी स्लोगन के, और जिस तरह के स्लोगन लिए गए हैं उसके बिना उनको शपथ लेनी होगी। और ऐसी स्थिति में अब ये शिकायत दर्ज की गई है और संभवतः जाहिर तौर पे अब इस पर राजनीति होगी। ओवैसी के बयान आएंगे और उसमें वो इसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा गया है कि पार्लियामेंट रिकॉर्ड को देखा जाए ओथ लेते समय, जैसा भी आप दिखा रही थी, और उसके बाद आप स्लोगन के बिना ही शपथ लेने के लिए कहा जाए। तो इसकी शिकायत स्पीकर ऑफिस में दर्ज की गई है और स्पीकर ऑफिस में दर्ज करने के बाद अब इस पर एक्शन लिया जाएगा। संभवतः एक बार फिर शपथ लेने के लिए उनको कहा जा सकता है। जी अदिति, जितना मैं समझ पाई शपथ के दौरान जो कलमा है वो पढ़ा है उन्होंने, तो क्या इसमें ये शब्द है, क्या इसको लेकर के सफाई भी पेश कर सकते हैं? जाहिर तौर पे, लेकिन अक्सर जब आप शपथ लेते हो तो या तो आप बाय द बुक्स, आप पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी करते हो वो बाय द बुक्स होता है, और उस बाय द बुक्स के चलते आपको जब आप ये संस्कृत में शपथ ले सकते हैं, वो उर्दू में शपथ ले सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से अपने ज़बान के लिहाज से ले सकते हैं। लेकिन कलमा पढ़ना या इस तरह की स्थिति में शायद ये कहीं ना कहीं एक डाइवर्जन और डिफ्रेंसिएशन के लिहाज से देखा जाएगा। और जब आप शपथ पढ़ रहे हैं संविधान की, तो आप संविधान के लिहाज से उसके बाय द बुक जाने के लिए शपथ पढ़ते हैं, और इसी को लेकर, और यहाँ पर शायद भारत माता या संविधान के जो तरीके हैं उसके लिहाज से आपको करना होगा। और इसीलिए शायद ये शिकायत कही गई है कि अब जब आप शपथ लें तो आप किसी भी स्लोगन के बिना आपको शपथ लेनी हो। और इसी चलते उन्होंने स्पीकर ऑफिस में ये शिकायत करी है जो शोभा करांडेल है, और उन्होंने ये कहा है कि एक बार फिर बिना स्लोगन से उनसे शपथ दिलाई जानी चाहिए। यानी ये कहीं ना कहीं किसी की भावना और तमाम तरीके की चीज़ें हैं। यानी अदिति, अगर जो शिकायत है उस पर जाए तो दोबारा क्या उन्हें शपथ लेना होगा, ये आप कह रही हैं? कम से कम इस पत्र में यही लिखा गया है। बिल्कुल, और ये अब स्पीकर को फैसला लेना होगा, स्पीकर तय करेंगे और उसके बाद ही आगे की इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्पीकर ऑफिस शिकायत जा चुकी है और स्पीकर इस पर फैसला और कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी को भी आज हमने देखा दीदी, क्योंकि आप पार्लियामेंट के पास ही समय है, राहुल गांधी ने आज शपथ ग्रहण किया है, लेकिन साथ में संविधान की प्रति लेकर के वहां पर पहुंचे। इस बार जो विपक्ष है वो पूरे जोर शोर से संसद के सत्र के पहले ही दिन से बहुत ही आक्रामक तेवर में नजर आ रहा है। आज क्या कुछ हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, अदिति? देखिए, लगातार सुबह से सबसे पहले तो कल प्रोटेम स्पीकर को लेकर लगातार घमासान हुआ, लेकिन आज की तस्वीर अलग है और आज जो हुआ उसकी तस्वीर कल देखने को मिलेगी। देखिए, अब अगर आप बिंदुवार बात कर रही हैं तो सबसे पहले जाहिर तौर पे ओम बिरला का नाम सामने आया। बिरला का नाम सामने आने के बाद वो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय संसद में मुलाकात करी। वहाँ पर रणनीति तय हुई डिप्टी स्पीकर को लेकर।
11:50 का विपक्ष का ये बयान था कि हमने 11:50 तक इंतज़ार किया। उन्होंने एक कन्वेंशन था, इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। दरअसल ये सारा चर्चा चल कहाँ से रही है, 10वीं लोकसभा तक कांग्रेस का ही स्पीकर बनता था और डिप्टी स्पीकर। उस समय बहुत बड़ी मात्रा में संख्या में विपक्ष नहीं होता था, तो 10वीं लोकसभा तक तो यही प्रचलन चलता रहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कांग्रेस का ही था। 11वीं लोकसभा में जब एक अमाउंटेबल साइज में जब वो आया विपक्ष, तब ये कन्वेंशन हुआ कि स्पीकर तो उसका होगा जिसके पास नंबर ज़्यादा हैं, पर डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। उसी बात का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि कन्वेंशन के तहत डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। उसी बात का उल्लेख करते हुए विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि हमने पिछली बार जब तब ये कहा गया था कि आप अमाउंटेबल साइज विपक्ष जो है वो बहुत नहीं है, इसलिए उनका डिप्टी स्पीकर नहीं होगा। और पिछली बार डिप्टी स्पीकर नहीं था, 2014 में विपक्ष का डिप्टी स्पीकर था। ऐसी स्थिति में इस बार अगर बाय द बुक्स की बात करें, इसीलिए उस कन्वेंशन जो 11वीं लोकसभा में आया, 11वीं लोकसभा में उस कन्वेंशन को स्थापित किया गया और उसी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि स्पीकर का चुनाव बहुत ही साधारण सामान्य तरीके से होता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जब आप आर्टिकल 93 में जाएंगे संविधान के, तो आर्टिकल 93 के तहत चुनाव होता है, निर्वाचन होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। स्पीकर का भी चुनाव होता है उस लिहाज से कि आप सबसे ज़्यादा मत होने चाहिए, और डिप्टी स्पीकर का भी। लेकिन क्योंकि ऐसे तो हमेशा ही सत्ता पक्ष के पास होगा, इसलिए वो कन्वेंशन हुआ था कि विपक्ष को दिया जाएगा। अच्छा अदिति, मैं जरा कुछ सेकंड्स के लिए आपको रोकती हूँ। अदिति, मैं कुछ सेकंड्स के लिए आपको रोक रही हूँ। शपथ के दौरान क्या कुछ कहा है ओवैसी ने, और फिर बाहर आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या रही है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर अदिति का रुख करेंगे। हम क्या बोले, हम जय भीम तेलंगाना जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी ने। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। इसी बीच बीजेपी के नेता जी किशन रेड्डी ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक ये जो स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल ये नाम्स के खिलाफ है। और भारत में रहकर भारत के संविधान में भारत माता को जय नहीं बोलते, मगर पालिस्तीना को जय बोलना, ये आम जनता से मैं अनुरोध करता हूँ। ये ऐसे लोग कैसे कैसे आज देश में कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल का काम कर रहे हैं, ये लोग समझना चाहिए। अदिति हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, प्रक्रिया क्या होती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर, वो आप मुझे बताइएगा, लेकिन उससे पहले आपने प्रतिक्रिया सुनी, ओवैसी ने साफ साफ कहा इसमें गलत क्या है, कहीं क्या संविधान में लिखा है कि ये नहीं बोल सकते? बिल्कुल, और फिर जब संविधान का जिक्र होता है तो फिर ये बात होती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जैसा हमने कहा, रूल्स बाय द बुक्स, जिसमें भारत माता की जय, हम उस लिहाज से जाते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर हम ये जो डिफ्रेंसिएशन, जब हम एकता में अनेकता का जिक्र करते हैं, हम फिर अगर कोई पारसी है तो वो उस लिहाज से शपथ लेगा, अगर कोई हिंदू है तो वो उस लिहाज से लेगा, फिर तो यहाँ पर पूजा पाठ पंडित, एक अलग तरीके का स्लोगन के आपको जब शपथ के समय देखने को नजर आएगा। आपने देखा जब आप बतौर कैबिनेट की भी आप शपथ लेते हैं, आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी शपथ लेते हुए देखा। आप भाषाओं में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किसी को गुजराती में लेना है, किसी को संस्कृत में लेना है, लेकिन इन तरह के स्लोगन ये कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में नहीं है, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे। ऐसे में भले ही ओवैसी इस बात पे बहस करेंगे कि इसमें गलत क्या है, लेकिन आप कलमा पढ़ना या फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन कहना, आप भारत में है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। और सबसे बड़ी बात अदिति यहाँ ये है कि जय फिलिस्तीन तो आपको बोलने में गुरेज नहीं हुआ ओवैसी को, लेकिन जय हिंद वो एक बार नहीं बोल पाए, ऐसा क्यों? अब जाहिर है अगर ये शब्द है और इसका इस्तेमाल हुआ है तो राजनीति तो होगी। बिल्कुल, हिंदुस्तान की सरजमी पे आप रहते हैं, उसी के ज़मीन पर आपने जय तेलंगाना जिसका जिक्र किया आपने, वो हिंदुस्तान के एक राज्य है, और जहाँ की जनता आपको जिता के लाती है, जिता के लाती आ रही है, उसी ज़मीन पे, उसी आसमान के नीचे आप रहते हैं, और वहाँ पर आपका इस तरह का बयान आना, ये जाहिर तौर पे किसी न किसी एक इरिटेंट की तरह है, और इस पर सवाल उठेंगे, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ पर सवाल उठेंगे। और क्योंकि इसी तरह की बात होती रही, अगर सभी शपथ के दौरान किसी
किसी ना किसी तरह का ऐसे, इसमें भी अगर धर्म का तड़का चुनाव में तो लगता ही है, अगर शपथ के दौरान भी आप लगाएंगे तो ये सही नहीं होगा। इस बाय द बुक्स नहीं है, संविधान के लॉ बुक में नहीं है, और इसको लेकर सवाल उठेंगे। और आगे लोकसभा, हो सकता है इस पर कोई कमेटी हो सकता है इस पे लोकसभा स्पीकर या लोकसभा ऑफिस से कोई एक्शन लिया जाए, या कोई कमेटी बना के फैसला लिया जाए, ओवैसी को बुलाकर बात की जाए, और फिर दोबारा शपथ लेनी है या नहीं लेनी, या दोबारा ऐसी वार्निंग के तहत भी किया जा सकता है। पर कल जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद स्पीकर ऑफिस इस पर एक्शन ले सकता है। अच्छा आदित्य, अब स्पीकर वाली बात जरा आप संक्षिप्त में पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि कल का दिन बेहद अहम है, कल ही चुनाव होने वाला है। क्या अभी फिलहाल सिनेरियो पार्लियामेंट के अंदर क्या नजर आ रहा है? दो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमने सुबह से लगातार अपने दर्शकों को बताया कि क्या कुछ हुआ, ये सबको पता है। अब कल क्या हो सकता है इस पर जिक्र कर लेते हैं। देखिए, विपक्ष अड़ा हुआ है कि उसको डिप्टी स्पीकर की पोस्ट चाहिए। जब सरकार उसको डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं दे रही थी तो उसने अपना नुमाइंदा उतार दिया, 11:50 तक इंतजार किया, उसके बाद के सुरेश ने यहाँ कर दिया। अब यहाँ पर सारी प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ पर जितनी भी ये जो आंकड़ों के लिहाज से चीज़ें चलती है, ये अंक गणित पर चलता है। अंक गणित पे ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है। उस कन्वेंशन के तहत डिप्टी स्पीकर विपक्ष को जाता है, जो होता नजर नहीं आ रहा। सरकार इस पे अड़िग है। ऐसी स्थिति में कल किसी ना किसी का लिटमस टेस्ट होगा। अब कैसे होगा, देखिए सरकार को चाहिए, एनडीए के पास बहुमत है, स्पीकर एनडीए का बनेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 293 से माइनस या प्लस होता है। 293 एनडीए का आंकड़ा है। अगर इसमें किसी न किसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी जो है, एनडीए जो है, वो फ्लोर मास्टर है नंबरों की, अगर वहां पर किसी न किसी तरीके से इजाफा होता है, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का ये बयान आ जाना, ममता बनर्जी का ये बयान आ जाना, ऐसे में अगर टीएमसी एब्सटेन कर जाती है, ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष की जो एकजुटता का जिक्र है वहां पर कोई टूट हो जाती है, तो ये लिटमस टेस्ट या फिर फ्लोर टेस्ट हो जाएगा विपक्ष के लिए। बिल्कुल। और वहीं पक्ष के अगर आंकड़े 293 से बढ़कर 300 हो जाते हैं, तो विपक्ष जो ये मॉरल जिम्मेदारी समझता है कि प्रोटेम स्पीकर पे भी करेगा, और जो मॉरल उसका जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं विपक्ष का टूटेगा, और जनता सवाल करेगी कि ये तो एकजुट रहे नहीं किसी एक पहले मुद्दे पर, 18वीं लोकसभा के पहले मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं रहा, वो आगे क्या रहेगा। अब ये तो तस्वीर कल ही क्लियर होगी अदिति। अच्छा, मैं आपसे राहुल गांधी का भी जिक्र कर रही थी अदिति। राहुल गांधी ने जब सांसद पद की शपथ ली और संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के उन्होंने शपथ ली, अखिलेश यादव ने भी शपथ ली है, अखिलेश ने भी संविधान की प्रति अपने हाथ में रखी और फिर शपथ ली। अदिति, कमिंग बैक टू यू, आपसे पहले भी मैंने ये सवाल किया, जब राहुल गांधी पहुंचे, संविधान को बार बार दिखाया जा रहा है और चुनाव से पहले ये बार बार विपक्षी पार्टी कोशिश करती रही कि जनता के पास इस आधार को पहुंचाया जाए कि संविधान बदला जाएगा। क्या यही वजह है कि अब संविधान की प्रति लेकर के तमाम विपक्षी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं शपथ लेने? फोन कट गया। अदिति, आपको आवाज शायद नहीं मिल रही मेरी, अदिति से दोबारा कनेक्ट करेंगे। लेकिन देखिए, अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, संविधान की प्रति हाथ में लिए वो वहां पहुंचे और उन्होंने संविधान माफ कीजिएगा सांसद पद की शपथ ली। वही राहुल गांधी भी शपथ लेते नजर आए। अदिति कनेक्टेड है। अदिति, संविधान की प्रति हाथ में लेकर के शपथ क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, यहाँ पर मैसेज की राजनीति हो रही है। सदन के अंदर दो राजनीति होती है, एक आंकड़ों की और एक मैसेज की। आंकड़ों की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अभी भारी पड़ती है। इस बार विपक्ष ने बहुत अच्छी कोशिश की है, जिसकी वजह से उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। कल बाकी की तस्वीर सामने आएगी कि किसके आंकड़े बढ़ते हैं, किसके कम होते हैं। अगर उतने भी रहते हैं तो भी विपक्ष मजबूत रहेगा। अब सवाल उठता है मैसेज की, जहां एक तरफ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहमति की बात की, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की बात की विपक्ष के साथ। उन्होंने कहा कि किस तरीके से विपक्ष को बहुत मैच्योर होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। ठीक वैसे ही उसका काउंटर करते हुए विपक्ष है। देखिए, विपक्ष ये मान रहा है कि उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। पहला, अगर डिप्टी स्पीकर उसका होता है तो जाहिर तौर पे उसके लिए बहुत अच्छी एज होगी आने वाले समय में, उसको वो मौका मिलेगा जो एक स्पीकर को मिलता है। डिप्टी स्पीकर कभी ना कभी स्पीकर की भूमिका में आता है स्पीकर के एब्सेंस में। लेकिन अगर नहीं मिलता है डिप्टी स्पीकर जो होता नजर आ रहा है, ऐसी स्थिति में वो जनता में ये मैसेज दे सकता है कि एक बार फिर संविधान का दुरुपयोग हुआ। जहां कन्वेंशन था कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का बनेगा, यानी वो बार बार ये कहेगा कि अभी भी
आपने हमें उतना मजबूत नहीं बनाया कि हम जनता की आवाज़ उठा सकें, फिर भी हम लड़ रहे हैं। तो जहां वो सदन में मजबूती से आगे बढ़ेगा, जनता के बीच में अपने आप को बेचारा दिखाते हुए मैसेज देगा कि सरकार तानाशाही कर रही है। तो और वहीं बार बार राजनाथ सिंह का ये बयान कि मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार बात की, मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे का मैं सम्मान करता हूँ, वहीं पीयूष गोयल का ये सम्मान कि पक्ष ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता, सदन का होता है। तो वहीं सत्ता पक्ष भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम बाय द बुक, यानी दोनों ही पार्टियां अपने अपने मैसेजेस जनता तक पहुंचा रही है और जनता का मैसेज वोट के आधार पर अदिति पहले ही पहुंच चुका है। अदिति